नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एफसीआई, नाबार्ड, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो क्लास चलाई जा रही है, मुख्य रूप से एग्रीकल्चर की टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल क्लास रहने वाली है। इसमें उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो कि एग्रीकल्चर टीजीटी पीजीटी में सिलेबस के अंदर है। बाकी जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं, सबके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास ये रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से धान की फसल का नकलची खरपतवार कौन सा है? धान की फसल का नकलची खरपतवार बताना है, कौन सा है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। साइनोडान डेक्टाइलॉन, फ्लेरिस माइनर, एकाइनोक्लोआ, क्रॉस गली, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बात करेंगे साइनोडान डेक्टाइलॉन का, तो ये एक प्रकार का दूब घास का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, दूब घास का वैज्ञानिक नाम है। फ्लेरिस माइनर, ये आपका हो जाएगा गेहूंसा का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, गेहूंसा का वैज्ञानिक नाम। और यहाँ पर सी ऑप्शन एकाइनोक्लोआ ग्रास गली। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को सामा घास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है धान का, लेकिन ये नकलची खरपतवार है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार है? साइप्रस रोटेंडस, या साइनोडान डेक्टाइलॉन, चिकोरियम एंटिवस, या एविना फतुआ। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साइप्रस रोडेंटस जो होता है, ये मोथा का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और यह एक प्रकार का बहुवर्षीय खरपतवार है। ठीक है, इस किस प्रकार का? बहुवर्षीय खरपतवार है। साइनोडान डेक्टाइलॉन, ये दूब घास का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, दूब घास का वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर चिकोरियम एंटिवस, ये होता है कासनी। ठीक है, इसको कासनी का वैज्ञानिक नाम है चिकोरियम एंटिवस। और ये बरसीम की फसल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, बरसीम की फसल का मुख्य खरपतवार है चिकोरियम एंटिवस। और एविना फतुआ, ये इसको कहते हैं जंगली जई के नाम से जानते हैं। ठीक है, जंगली जई का वैज्ञानिक नाम है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विवर्षीय खरपतवार वननाशी पूछा था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकोरियम एंटिवस। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, इसको कासनी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आप लोगों का परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ जरूर ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवारनाशी बुआई के बाद और अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन। पैराक्वाट, पैराक्वाट को हम प्रयोग करेंगे अंकुरण के बाद। ठीक है, अंकुरण के बाद प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2,4-D, इसको भी अंकुरण के बाद ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन अंकुरण से पूर्व यहाँ पर पूछा है, यानी कि अंकुरण से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंडिमिथालिन का। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। ठीक है, अंकुरण से पूर्व। तो ये पेंडामेथिलीन जो है, ये दलहनी और तिलहनी दोनों क्रॉप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से दलहनी फसलों के लिए एनपीके का अनुपात होना चाहिए 4:2:1
1:2:1, 3:2:1 या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट, 1:2:1। ये दलहनी फसलों के लिए एनपीके का अनुपात रखा जाता है। लेकिन अगर यही पूछ ले खाद्यान्न फसलों के लिए एनपीके का अनुपात बताइए, तो खाद्यान्न फसलों के लिए एनपीके का अनुपात हो जाता है 4:2:1, याद रखेंगे। और दलहनी फसलों के लिए 1:2:1 एनपीके का अनुपात रखा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? एजोला द्वारा, एजोक्टोबैक्टर द्वारा, राइजोबियम द्वारा या पीएसबी के द्वारा। तो यहाँ बात करेंगे एजोला द्वारा, जो होता है एक प्रकार का ये क्या है, जलीय फर्न है। ठीक है, एक प्रकार का जलीय फर्न है जिसका प्रयोग हम धान की फसल में किया जाता है। ठीक है, एजोक्टोबैक्टर का प्रयोग अनाज वाली जितनी क्रॉप्स होती हैं उनमें हम प्रयोग करते हैं, अनाजों वाली क्रॉप में, याद रखेंगे। और यहाँ पर राइजोबियम का प्रयोग हम किस में करते हैं? दलहन वाली फसलों में। ठीक है, दलहन वाली फसलों में राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पूछा था अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? तो अनाज वाले के लिए एजोक्टोबैक्टर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है प्रजनक बीज से, आधार बीज से, नाभिकीय बीज से या पंजीकृत बीज से। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम बता देंगे, सबसे पहले नाभिकीय बीज, नाभिकीय बीज, इस पे इसके द्वारा बाद में आता है प्रजनक बीज। ठीक है, प्रजनक बीज, इसके बाद आता आधार बीज। ठीक है, याद रखेंगे ये सब, आधार बीज, उसके बाद आता है प्रमाणित बीज। ठीक है, उसके बाद प्रमाणित बीज। अब देखिए यहाँ पर नाभिक बीज का जो जनक होता है वो कौन होता है? जनक, याद रखेंगे। वो नाभिक बीज का जनक जो होता है ये हो जाएगा प्रजनक। ठीक है, प्रजनक बीज। और प्रजनक का होता है आधार। ठीक है, आधार हो जाएगा, याद रखेंगे, जनक। और आधार का जनक होता है प्रमाणित, याद रखेंगे। और इसी प्रकार पूछ लिया जाता है उल्टे में कि संतति, जैसे प्रमाणित बीज का संतति कौन हो जाएगा? तो प्रमाणित बीज का संतति आधार बीज हो जाएगा। ठीक है, संतति आधार बीज हो जाएगा। आधार का संतति कौन हो जाएगा? प्रजनक हो जाएगा। और प्रजनक का हो जाएगा नाभिक। इस प्रकार से संतति चलता है। ठीक है, संतति अगर पूछ ले तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, जिसको मदर सीड बोलते हैं, आधार बीज, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक दैनिक जल मांग वाली फसल कौन सी है? यहाँ पर पूछा सर्वाधिक दैनिक जल मांग वाली फसल कौन सी है? कपास, गन्ना, धान या गेहूं। अगर यही क्वेश्चन पूछता सर्वाधिक जल मांग वाली फसल तो हमारा हो जाता गन्ना। ठीक है, याद रखेंगे, सर्वाधिक जल मांग वाली फसल कौन सी है, तब हमारा करेक्ट आंसर हो जाता गन्ना। और यहाँ पे पूछा सर्वाधिक दैनिक जल मांग वाली फसल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जल मांग वाली प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन, दैनिक यानी कि प्रतिदिन, सर्वाधिक जल मांग प्रतिदिन वाली फसल हो जाएगी हमारी धान। याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन्ने की जल मांग होती है कितनी? याद रखेंगे 1500 से लेकर 2500। ठीक है, और यहाँ पर धान की जल मांग याद रखेंगे 900 से लेकर 2500। ठीक है, 2500 यम। ये है क्वेश्चन जो कि एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, हर एग्जामों में देखा ही गया है जल मांग से संबंधित। तो यहाँ पर करेक्ट हमारा सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कम क्षेत्रफल में धान की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? शुष्क क्यारी विधि, गीली क्यारी विधि, डेपोग विधि, SRI विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेपोग विधि, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो नर्सरी तैयार होती है 25 से लेकर 30 मीटर स्क्वायर में तैयार हो जाती है। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर, ये भी याद रखेंगे, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रति वर्ग
मीटर कितना सीड लगेगा, 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम तक सीड इसमें लग जाता है। कहीं पर 1.5 से 3 किलोग्राम, कहीं 1.5 से 2.5 किलोग्राम, कहीं 4 किलोग्राम, ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम तक आप याद रखेंगे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सीड ड्रिल लगता है। 25 से 30 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है डेपोग मेथड के लिए। यह एक प्रकार की विदाउट सॉयल की नर्सरी है। ठीक है, बिना मृदा की ये इसको तैयार किया जाता है, इस नर्सरी को याद रखेंगे, विदाउट सॉयल नर्सरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से धान की किस प्रजाति को बालू धान भी कहा जाता है, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा जैपोनिका, ओराइजा जवानिका या ओराइजा इंडिका। ठीक है, इन चारों में से बताइए किस धान को बालू धान के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट, ओराइजा जवानिका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से 2 पंक्ति वाले जौ का वानस्पतिक नाम क्या है, होडियम वाल्गेयर, होडियम इरेगुलर या होडियम डिस्टिकन या उपयुक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं 6 सीक्वेंस वाला, यानी कि 6 पंक्ति वाला का वैज्ञानिक नाम है सोडियम वाल्गेयर। और यहाँ पर पूछा है कि 2 पंक्ति वाले जौ का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, होडियम डिस्टिकन। ठीक है, ये 2 रो बारले होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 रो बारले होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ब्लड रेड और पाइन एप्पल किस्म है किसकी, ये आपको बताना है, सिट्रस साइनेंसिस की, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया की या सिट्रस रेटिकुलेटा की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बात करेंगे जो वैरायटी पूछा है ब्लड रेड की और पाइन एप्पल, दोनों वैरायटियाँ आपको बताना है। ठीक है, तो ब्लड रेड जो है ये माल्टा की है, याद रखेंगे, माल्टा को कहते हैं। और तो यहाँ पर पूछा है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ये नींबू का वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखेंगे। और सिट्रस रेटिकुलेटा ये संतरे को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिट्रस साइनेंसिस। ठीक है, सिट्रस साइनेंसिस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। इसको माल्टा के नाम से भी जाना जाता है। संतरे में एक वैरायटी पूछी जाती है किन्नो। ठीक है, किन्नो काफ़ी फेमस वैरायटी है, इसको पूछा जाता है कि किन्नो किसकी वैरायटी है, तो संतरे की वैरायटी है, याद रखेंगे। इसका क्रॉस भी पूछ लिया जाता है, तो क्रॉस इसका याद रखेंगे, किंग क्रॉस विलो लीफ। ठीक है, विलो लीफ ये याद रखेंगे, किंग और विलो लीफ के क्रॉस से किन्नो प्रजाति निकाली गई है जो कि संतरे की है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से खजूर की प्रूनिंग का उपयुक्त समय कौन सा है। ठीक है, प्रूनिंग यानी कि कटाई छटाई का समय आपको बताना है, खजूर के अंदर कब की जाती है, फरवरी मार्च में, अप्रैल मई में, जून जुलाई में या अक्टूबर नवंबर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून जुलाई में, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में खजूर की तुड़ाई किस अवस्था पर की जाती है, पिंड, डैग, डोका या उपयुक्त सभी। तो 3 प्रकार की ये अवस्थाएं होती है, पिंड, डैग और डोका। तो भारत में पूछा है खजूर की तुड़ाई कब करते हैं, तो डोका अवस्था में करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोका अवस्था कब होती है, यानी कि वर्षा ऋतु से पूर्व। ठीक है, फलों को तोड़ना डोका अवस्था कहलाती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से टमाटर की पत्ती सिकुड़न रोग, जिसको लीफ कर्ल कहा जाता है, किसके कारण होता है, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या माइकोप्लाज्मा द्वारा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये विषाणु द्वारा होता है, यानी कि वायरस द्वारा होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नाम सुने होंगे मोजेक का, मोजेक भी किसके द्वारा होता है, ये भी वायरस द्वारा होता है। ठीक है, ये भी वायरस द्वारा होता है। जो फैलाने का काम कौन करती है, प्रसार का काम करता है लीफ कर्ल। ठीक है, लीफ कर्ल कीट ये प्रसार का काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे माइकोप्लाज्मा के द्वारा लिटिल लीफ होता है। ठीक है, क्या होता है, लिटिल लीफ होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का है निम्नलिखित में से ग्लेडियोलस के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। ठीक है, पुष्पक्रम का प्रकार बताना है, वो भी किसका, ग्लेडियोलस फ्लावर्स का। स्पाइक कहते हैं, सीसेम कहते हैं, या कैपिचुलम कहते हैं, या एरो कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइक कहा जाता है। अगर ऑप्शन में स्पाइक नहीं है, कनिष्ठ दिया है तो कनिष्ठ पर लगा देंगे, हिंदी में इसको कनिष्ठ कहा जाता है। ठीक है, कैपिचुलम जो होता है, कैपिचुलम या हेड कहा जाता है इसको। ठीक है, ये पुष्पक्रम का प्रकार होता है गुलदाउदी के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे, गुलदाउदी का भी पूछ सकता है, गुलदाउदी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो हेड कहलाता है या कैपिचुलम कहलाता है। और इसके साथ साथ गेंदा का भी याद रखेंगे, गेंदे का पुष्पक्रम भी कैपिचुलम कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किस रोग के बीजाणु मिट्टी में कई वर्षों तक सुरक्षा कवच बनाकर जीवित रह सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री का। तो देखते हैं, एंथ्रेक्स, गलघोटू, रेबीज या रिंडर पेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स अगर रोग लग गया है पशुओं में तो उसमें पशु को पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, ये याद रखेंगे। पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि रोग का प्रसार होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है पशुओं में जन्म से कितने महीने बाद कृंतक, जिसको इंसीजर दांत कहा जाता है, द्वितीय स्थायी जोड़ा आता है। आपको बताना है कि जन्म के कितने महीने बाद कृंतक दांतों का द्वितीयक जोड़ा आता है। 12 महीने बाद, 20 महीने बाद, 24 महीने बाद या 6 महीने बाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 20 महीने बाद। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है रट या मस्त अवस्था किस पशुओं में पाई जाती है। याद रखेंगे, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। रट या मस्त अवस्था किस पशु में पाई जाती है, गाय में, भेड़ में, बकरी में या ऊँट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऊँट के अंदर यह रट या मस्त अवस्था पाई जाती है। ये प्रजनन के समय होता है। ठीक है, प्रजनन के समय रट या मस्त अवस्था देखने को मिलती है। और एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। रूट प्रूनिंग कौन सी क्रॉप में करते हैं। ठीक है, रूट प्रूनिंग कौन सी क्रॉप में करते हैं। तो ये रूट प्रूनिंग नींबू जो होता है, नींबू के अंदर रूट प्रूनिंग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नींबू में रूट प्रूनिंग का समय क्या है। तो याद रखेंगे दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने में रूट प्रूनिंग किया जाता है नींबू के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है पशुओं का नाम, दूसरी तरफ दिया है गर्भकाल का माह। आपको बताना कितने महीने का गर्भकाल होता है कौन से पशु का। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे भैंस का गर्भकाल कितना होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए, 310 दिनों का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन से के साथ सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 10 महीना यानी कि 300 दिन होता है। ठीक है, प्लस इसमें जोड़ देंगे 10 दिन यानी कि 310 दिन हो गया। इसी प्रकार से आपको हम सुमेलित कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है, 150 दिन का होता है। अब देखते हैं किसके साथ जाएगा ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 5 माह और 5 दिन यानी कि 150 प्लस 5 155 दिन का हो गया। 150 से लेकर 55 दिन का होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन के साथ। कुतिये का कितना होता है, तो याद रखेंगे ये चला जाएगा सेकंड ऑप्शन के साथ, 2 माह 2 दिन। और ऊँटनी का गर्भकाल 13 माह 13 दिन होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, पोपला किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे पोपला का संबंध है सभी स्थायी दांतों का टूटना, उसको पोपला कहते हैं। सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद टसेज किसे कहते हैं, तो टसेज से आपको याद रखना है कि घोड़े तथा ऊंट की कील दांत को क्या कहते हैं, टसेज कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। चिक दांत क्या होते हैं, ठीक है, या चिक दांत किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अग्रचौर्णक तथा चौर्णक दांत को हम क्या कहते हैं, चिक दांत कहा जाता है, फोर्थ ऑप्शन के साथ। और डायस्टमा ये चला जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ। कर्तनक और अग्रचौर्णक दांत को हम डायस्टेमा कहते हैं। ठीक है,
ये चला जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अनुसंधान से संबंधित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट यानी कि कैमल जो होते हैं उनका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? रामसर अजमेर, फतेहपुर सीकर, जोहड़बीर बीकानेर या बस्सी जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जोहड़बीर बीकानेर के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस बकरी की नस्ल का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना गया है? जमुनापारी, बीटल, बर्बरी या टोगनबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट, यानी कि बर्बरी जो बकरी है इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना गया है। ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कृंतनक दांतों के स्थान पर डेंटल पैड पाया जाता है? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुत्ता में, घोड़ा में, भेड़ में या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़ के अंदर। ठीक है, कृंतनक दांतों के स्थान पर क्या पाए जाते हैं? डेंटल पैड पाया जाता है। याद रखेंगे भेड़ के अंदर, सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सौंफ की बीज दर है। ठीक है, सौंफ की सीड रेट बताना है। 8 से 10 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, 12 से लेकर 15 किलोग्राम या 15 से 20 किलोग्राम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ बात करेंगे मेथी का जो सीड रेट होता है और कोरिएंडर धनिये का जो सीड रेट होता है वो हो जाएगा आपका 15 से 20 किलोग्राम। यहाँ पर 12 से 15 किलोग्राम किसका होता है? तो जीरे का ये हो जाएगा। ठीक है, सीड रेट। और यहाँ पर बात करेंगे सौंफ का जो सीड रेट होता है वो हो जाएगा 8 से 10 किलोग्राम, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गन्ने में परिपक्वता परीक्षण किसमें किया जाता है या किससे किया जाता है? टेंसियोमीटर से, जेलीमीटर से, रिफ्रैक्टोमीटर से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा TSS ज्ञात किया जाता है। ठीक है, TSS ज्ञात किया जाता है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा गन्ने की परिपक्वता का परीक्षण किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेंसियोमीटर से याद रखेंगे मृदा की नमी ज्ञात की जाती है। ठीक है, मृदा की नमी ज्ञात की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आलू की सुसुप्तावस्था किसके द्वारा हटाई जाती है? ठीक है, हटाने की बात कर रहा है। तो आलू की सुसुप्तावस्था हटाएंगे किसके माध्यम से? यूरिया के या थायो यूरिया या एगलाल या एरिटान। तो यहाँ एगलाल और एरिटान का कोई संबंध नहीं है। ये हो जाएगा गन्ना उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गन्ना उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है एगलाल और एरिटान का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, थाई यूरिया का प्रयोग करते हैं आलू में सुसुप्तावस्था हटाने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पौधे के मुरझान की वह स्थिति जिस पर सिंचाई करने पर पौधे पुनः वृद्धि करने लगते हैं। स्थायी मलानी बिंदु, अस्थायी मलानी बिंदु, क्षेत्र क्षमता या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, यानी कि अस्थायी मलानी बिंदु इसके द्वारा पौधे जो होते हैं पुनः वृद्धि करने लगते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करें मृदा की अधोसतह से अनावश्यक जल को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल संवहन कहते हैं, जल निकास कहते हैं, अंतःस्पंदन कहते हैं या अंतःस्त्रावण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल निकास कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उच्च लवण सहिष्णु है? ठीक है, आपको बताना है कौन सी ऐसी फसल है जो अधिकतम लवण सहनशील किस्म है। उड़द, टमाटर, सलजम या मूंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सलजम। सलजम जो होता है अधिक लवणीय को सहन कर लेता है। इसके साथ आपको याद रखेंगे जौ, मूली भी सहनशील फसल है और चुकंदर भी आपका सहनशील फसल है और कपास को भी याद रखेंगे।
ठीक है, ये सब क्रॉप्स जो होती हैं लवण को सहनशील होती हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं हमारा समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, यार, मित्र जो भी हैं आपके पास, सबके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को नमस्कार।